हेलो एवरीवन। इस वीडियो में मैं पटना के परफेक्शन आईएएस के टेस्ट सीरीज के टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और यदि इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, तोल्काप्पियम किसका नाम है? तोल्काप्पियम तमिल व्याकरण का प्राचीन ग्रंथ है। यह छोटे सूत्र के रूप में रचित है। यह व्याकरण और अलंकार शास्त्र का ग्रंथ है। यह पुस्तक 3 भागों में विभाजित है, एझुताधिकारम, सोलाधिकारम और पेरुलाधिकारम, और प्रत्येक भाग के 9 भाग हैं। इसका रचनाकाल 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं ईस्वी तक बताया गया है। इसलिए राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पे तमिल व्याकरण पर पुस्तक, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5वीं सदी के तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम में किस नदी की स्तुति की गई है? तो कावेरी नदी की स्तुति की गई है, राइट ऑप्शन ए होगा। शिल्पाधिकारम को तमिल साहित्य के प्रथम महाकाव्य के रूप में जाना जाता है। इसका शाब्दिक अर्थ है नुपुर अर्थात पायल की कहानी। शिल्पाधिकारम की संपूर्ण कथा नुपुर के चारों ओर घूमती है। संगमकालीन महाकाव्य शिल्पाधिकारम की रचना चेर शासक सेनगुटुवन के भाई इलंगो आदिगल ने की थी। यह प्रेम कथा पर आधारित महाकाव्य है। इसमें सूर्य, चंद्रमा व कावेरी नदी की स्तुति की गई है। नेक्स्ट, अशोक के अभिलेखों में निम्नलिखित शासकों में से किसका उल्लेख मिलता है? चोल का मिलता है, पांड्य का भी मिलता है, चेर का मिलता है, सातयपुत्र का भी मिलता है। सो इसमें से राइट ऑप्शन हो जाएगा ई, मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन। अशोक के अभिलेखों में चोल, चेर, पांड्य और सातयपुत्र शासकों के उल्लेख मिलते हैं। अशोक के बारे में जानकारी के अनेक प्रमाणिक स्रोत उपलब्ध है, जैसे अभिलेख और साहित्यिक रचना। अशोक के अभिलेखों से अशोक के व्यक्तित्व और इसके राजकीय पक्ष के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे? तो पांड्य राजाओं ने भेजे थे, राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। पांड्य राजाओं ने रोमन सम्राट अगस्टस के दरबार में राजदूत भेजे। यह राज्य रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार में लाभ की स्थिति में था, जिससे यह धनवान और समृद्ध था। पांड्य राजवंश का विस्तार दक्षिण भारत में मिलता है। रामायण, महाभारत, अर्थशास्त्र, अशोक के लेखों के साथ साथ यूनानी रोमन विवरणों में भी इसका उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरैयूर प्रसिद्ध है। तो उरैयूर जो है प्राचीन काल में सूती कपड़ा के व्यापार के लिए प्रसिद्ध था, राइट ऑप्शन बी होगा। चोल राजनीतिक सत्ता का केंद्र उरैयूर था, जो सूती कपड़े के व्यापार के लिए मशहूर है। भारत के तमिलनाडु में तिरुचिरापल्ली शहर में उरैयूर स्थित है। यह प्रारंभिक चोलों की राजधानी थी। इसका इतिहास 300 ईसा पूर्व से पहले का है और उस समय उत्तर भारत में अशोक का साम्राज्य स्थित था। अशोक और सातवाहनों के शिलालेखों में उरैयूर को चोलों का गढ़ और केंद्र बताया गया है। नेक्स्ट, भास्कर नामक राजा द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख हर्ष चरित्र में मिलता है। भास्कर किससे संबंधित है? मगध का मौर्यक राजवंश नहीं, असम का बर्मन राजवंश से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी है। भास्कर बर्मन राजवंश के अंतिम शासक थे। हर्षचरित्र में भास्कर द्वारा हर्षवर्धन को भेजे गए विभिन्न उपहारों का उल्लेख मिलता है। भास्कर वर्मन का कार्यकाल 600 से 650 ईस्वी रहा। उस समय गौड़ देश या बंगाल में शशांक नामक राजा का शासन था। शशांक ने हर्षवर्धन के बड़े भाई राजवर्धन की हत्या कर दी। शशांक से अपने भाई की हत्या का प्रतिशोध लेने के लिए हर्षवर्धन ने शशांक के राज्य पर आक्रमण कर दिया। इस आक्रमण के समय भास्कर ने हर्षवर्धन की सहायता की। शशांक पराजित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक काकतीय राज्य में अति महत्वपूर्ण समुद्र पतन था? तो वो था मोटुपल्ली, राइट ऑप्शन बी होगा। काकतीय वंश के प्रसिद्ध शासक गणपति देव ने जब अपनी राजधानी अमनकोंडा से वारंगल स्थानांतरित की तो उस क्षेत्र के समृद्धि में काफ़ी वृद्धि हुई। इस साम्राज्य का एक बहुत ही प्रसिद्ध बंदरगाह मोटुपल्ली था। 1287 ईस्वी में बंदरगाह का दौरा करने वाले इतालवी यात्री मार्को पोलो ने काकतीय रानी रुद्रमा देवी के शासनकाल के दौरान बंदरगाह पर फलती फूलती व्यापारिक गतिविधियों पर एक विशद विवरण दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सम्राट हर्ष ने बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किस स्थान पर करवाया था? तो बौद्ध धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन हर्षवर्धन ने प्रयाग में भी कराया था और कन्नौज में भी करवाया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1।
हर्ष बौद्ध धर्म के महायान के सिद्धांतों का प्रचार करने के लिए कनौज और प्रयाग में महासम्मेलन आयोजित करवाया। हर्षवर्धन प्राचीन भारत में एक राजा था जिसने उत्तरी भारत में 606 से 647 ईस्वी तक राज किया। यह वर्धन राजवंश के शासक प्रभाकर वर्मन का पुत्र था। कनौज इसकी राजधानी थी। जब हर्ष ने भारत के दक्षिणी भाग में अपने राज्य विस्तार करने की कोशिश की तो चालुक्य वंश के शासक पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के युद्ध में उसे पराजित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस चीनी यात्री ने बौद्ध शिक्षा केंद्र नालंदा की यात्रा की? तो फेनसांग ने भी की थी और इत्सिंग ने भी की थी। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। फेनसांग एक प्रसिद्ध चीनी बौद्ध भिक्षु था। वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। 15 वर्षों तक भारत में रहा। अपनी पुस्तक सी यू की में अपनी यात्रा तथा तत्कालीन भारत का विवरण दिया है। फेनसांग 645 ईस्वी तक भारत में रहा। वह नालंदा में अध्ययन किया। इत्सिंग एक चीनी यात्री और बौद्ध भिक्षुक था। 672 से 695 ईस्वी के बीच भारत में रहा। यह सुमात्रा के रास्ते भारत आया। 10 वर्षों तक नालंदा विश्वविद्यालय में रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस गुप्त शासक द्वारा की गई थी? तो कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। राइट ऑप्शन बी होगा। कुमारगुप्त प्रथम या महेंद्रादित्य, जिसका शासनकाल जो था 415 से 455 तक था, ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कराई थी। नालंदा विश्वविद्यालय को ऑक्सफोर्ड ऑफ महायान कहा जाता है। महायान बौद्ध धर्म के इस शिक्षा केंद्र में हीनयान बौद्ध धर्म के साथ ही अन्य धर्मों के तथा अनेक देशों के छात्र पढ़ते थे। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं को कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय था? तो मागध का वो व्यवसाय था। राइट ऑप्शन डी होगा। मागध प्राचीन भारत में एक दरबारी था। इतिहासकार कहते हैं कि इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों या महाकाव्य संबंधी कथाओं को याद करना विभिन्न समूहों का काम था, जिन्हें सूत या मागध कहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रगुप्त सेकंड के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उसके काल में गुप्त साम्राज्य उत्कर्ष के शिखर पर पहुंचा, ये सही है। उसने उज्जैन को द्वितीय राजधानी बनाया, ये भी सही है। उसके काल में यात्री फेनसांग भारत आया, ये भी सही है। विक्रमादित्य इसकी उपाधि थी, ये भी सही है। तो इसमें से सभी सही है, तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन ई हो जाएगा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में चीनी यात्री फाहियान भारत आया और यहाँ के लोगों के जीवन के बारे में विस्तृत वर्णन लिखा। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनका शासनकाल 375 ईस्वी से 414 ईस्वी तक रहा, भारत के गुप्त वंश के महानतम एवं सर्वाधिक शक्तिशाली सम्राट थे। इनके कार्यकाल में गुप्त राजवंश अपने चरम उत्कर्ष पे था। उन्होंने उज्जैन को अपनी दूसरी राजधानी बनाई। उन्होंने गुप्त संवत को प्रारंभ किया और इनके दरबार में 9 रत्न निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में राज्य के वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा बढ़ते हुए अनुक्रम है? तो गुप्त काल में सबसे जो छोटी इकाई होती थी वो ग्राम, उसके बाद बीथियाँ, उससे ऊपर उससे बड़ी जो है विषय, उससे बड़ी भुक्ति, उससे बड़ा राज्य। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुप्त काल में जारी की गई स्वर्ण मुद्राओं को निम्नलिखित में से किस नाम से पुकारा जाता था? तो दिनार के नाम से पुकारा जाता था। राइट ऑप्शन सी है। प्राचीन भारत के गुप्त राजाओं ने सबसे अधिक स्वर्ण मुद्राएं जारी की, जो उनके अभिलेखों में दिनार कहा जाता है। हालांकि कुषाण वंश की तुलना में गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों में सोने की मात्रा कम रहते थे। प्राचीन भारत में सोने के सिक्के हिंद यूनानी शासकों ने चलवाए थे, जबकि शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण वंश में चलाए गए थे। ये बीपीएससी में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने वर्ष को 12 चंद्रमास में विभाजित किया था? तो माठर राजवंश ने। राइट ऑप्शन सी होगा। माठरों ने 5वीं सदी के मध्य से वर्ष को 12 चंद्रमासों में विभाजित किया। इससे मौसम की सही प्रकार से जानकारी हुई, जो कृषि कार्यों में उपयोगी सिद्ध हुआ। माठर वंश का इतिहास ओडिशा से संबंधित है। सन 498 ईस्वी में माठर वंश ने कलिंग पर अधिकार कर लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसकी देखभाल अग्रहारिक नामक अधिकारी करता था? तो धार्मिक न्यास। राइट ऑप्शन बी होगा। धार्मिक न्यासों की संख्या बहुत अधिक बढ़ने पर इसकी देखभाल करने के लिए अग्रहारिक नाम का एक अधिकारी नियुक्त किया गया। इन अग्रहारों का उद्देश्य पठन पाठन और धार्मिक अनुष्ठानों में लगे ब्राह्मणों का भरण पोषण करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्वी भारत में निम्नलिखित में से किस काल को रचनात्मक काल कहा गया है? 4वीं से 7वीं सदी को। राइट ऑप्शन बी होगा।
पूर्वी भारत में चौथी से सातवीं सदी तक के काल को रचनात्मक काल कहा जाता है। इस काल में पूर्वी मध्य प्रदेश, उत्तरी उड़ीसा, पश्चिम बंगाल और असम में तथा बांग्लादेश के एक बड़े भाग में संस्कृत विद्या, वैदिक कर्मकांड, वर्ण व्यवस्था तथा राजतंत्र फैले व विकसित हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राचीन भारत में विष्टि पद संदर्भित है। तो विष्टि पद जो है बलात् श्रम से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। गुप्त काल के दौरान मध्य और पश्चिमी भारत में किसान शाही सेना तथा अधिकारियों की सेवा के लिए जबरन मजदूरी, जिसे विष्टि कहा जाता था, करने को विवश थे। विष्टि के बारे में उल्लेख गुप्तकालीन अभिलेखों से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने प्राचीन भारत में सर्वप्रथम आक्रमण किया था। तो सबसे पहले यूनानियों ने आक्रमण किया था। राइट ऑप्शन बी है। यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत में यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर हमला किया, उसके बाद पल्लवों ने और फिर कुषाण वंश के लोगों ने भारत पर आक्रमण किए। सिकंदर भी यूनानी शासक था जिसने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया। भारत के उत्तर पश्चिम क्षेत्रों को जीतने के बाद वह तक्षशिला पहुंचा, जहां के शासक आंभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित किस शासक ने प्रसिद्ध सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार कराया था। तो रुद्रदामन प्रथम ने करवाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। रुद्रदामन प्रथम ने गुजरात कठियावाड़ के अर्ध शुष्क क्षेत्र की मशहूर झील सुदर्शन का जीर्णोद्धार किया था। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश से गिरनार में नियुक्त राज्यपाल पुष्पपुत्र वैश्य ने करवाया था। सम्राट अशोक के महामात्र तुषास्प ने इस झील का पुनर्निर्माण करवाकर इसे मजबूती प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन शासकों ने पश्चिमोत्तर भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबे के सिक्के को जारी किया। तो कुषाण शासकों ने किया था। राइट ऑप्शन सी है। कुषाण शासकों में कडफिसस प्रथम ने हिंदू कुश के दक्षिण में रोमन सिक्कों की नकल करके बड़ी मात्रा में तांबे के सिक्के ढलवाए थे। कुषाण शासकों ने स्वर्ण एवं ताम्र दोनों ही प्रकार के सिक्कों को व्यापक पैमाने पर प्रचलित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुषाण काल में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध कला का महान केंद्र था। तो नागार्जुन कोंडा भी था और अमरावती भी था। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा मोर देन वन। आंध्र प्रदेश में नागार्जुन कोंडा और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र बन गए थे, जहां बुद्ध के जीवन की कथाएं अनगिनत पट्टों पर चित्रित की गई थी। अमरावती बौद्ध स्तूप का निर्माण 300 से 250 ईसा पूर्व के बीच किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शासक ने जूनागढ़ अभिलेख का निर्माण करवाया था। तो रुद्रदामन ने करवाया था। राइट ऑप्शन सी होगा। संस्कृत काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन द्वारा निर्मित कठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख है, जिसका समय लगभग 150 ईस्वी है। रुद्रदामन भारत के पश्चिमी क्षत्रप वंश का एक राजा था। इसका शासनकाल 130 से 150 ईस्वी तक माना जाता है। जूनागढ़ अभिलेख से रुद्रदामन के द्वारा सातवाहन नरेश सातकर्णी को 2 बार पराजित करने का विवरण मिलता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजा के सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है। तो वो है यज्ञश्री सातकर्णी के द्वारा चलाए गए सिक्कों पर। राइट ऑप्शन डी है। सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। इसके सिक्कों पर जहाज का चित्र अंकित है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। सातवाहन वंश मातृसत्तात्मक था। शीशे के सबसे अधिक सिक्के सातवाहन काल में ही चलाए गए थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका प्रशासक गौलमी कहलाता था। ग्रामीण क्षेत्र का प्रशासक जो है वो गौलमी कहलाता था। राइट ऑप्शन सी है। गौलमी ग्राम का प्रधान कहलाता था। इसे ग्रामीण क्षेत्रों के प्रशासन का काम सौंपा जाता था। वह ग्रामीण क्षेत्रों में शांति व्यवस्था बनाए रखता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा है। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी ने अपने आप को अनूठा ब्राह्मण कहा है। राइट ऑप्शन ए है। सातवाहन शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी ने स्वयं को अनूठा ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र सातकर्णी सातवाहन वंश का सबसे महान शासक था। उन्होंने ईश्वर की घोर तपस्या से अनेक वरदान प्राप्त किए। इसके विधियों के बारे में हमें उसके माता गौतमी बालश्री के नासिक शिलालेख से संपूर्ण जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत और सिंधु में ही बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी और वाराणसी तक पाए जाते हैं। उपर्युक्त कथन किस राजवंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है। तो वह कुषाण वंश के भौगोलिक विस्तार की ओर संकेत करता है। राइट ऑप्शन बी होगा।
उपयुक्त भौगोलिक विस्तार कुषाण राजवंश से संबंधित है। भारत में कुषाण राजवंश की स्थापना कुजुल कड़फिसस ने किया था। भीम कड़फिसस ने भारत में सोने के सिक्के जारी किए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथी शताब्दी के दौरान उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर एक स्थानीय शक्ति का उदय हुआ। यह स्थानीय शक्ति थी, तो ये स्थानीय शक्ति थी वाकाटक वंश। राइट ऑप्शन डी होगा। उत्तरी महाराष्ट्र और विदर्भ में सातवाहन के स्थान पर वाकाटकों ने प्रभुत्व जमाया। यह मुख्यतः ब्राह्मण वंश था। वाकाटक वंश का प्रथम शासक विंध्य शक्ति था। अगला शासक प्रथम प्रवरसेन हुआ, जिसने 4 अश्वमेध यज्ञ किए। नेक्स्ट, इरिथ्रियन एक यूनानी नाम था जिसका प्रयोग किया जाता था। तो इरिथ्रियन लाल सागर के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रीक नाम था, लाल सागर के लिए। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने भारत में सर्वप्रथम सोने के सिक्के जारी किए? तो हिंदी यूनानियों ने जारी किए थे। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, अग्रहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? यह ब्राह्मणों को दी गई भूमि थी। राइट ऑप्शन ए। ब्राह्मणों को दी जाने वाली भूमि को अग्रहार कहा जाता है। यह भूमि आमतौर पर भूमि राजस्व और अन्य देय राशि के भुगतान से मुक्त होती थी। अग्रहार को प्राचीन काल में चतुर्वेदी मंगलम के नाम से भी जाना जाता था। नेक्स्ट, किस बौद्ध मूल ग्रंथ में मौर्य सम्राट अशोक का विवरण समाहित है? तो वो महावामसा में। राइट ऑप्शन डी होगा। महावामसा पाली में लिखा गया ग्रंथ है जिसमें बौद्ध धर्म के इतिहास का वर्णन है। इसमें मौर्य सम्राट अशोक का विवरण दिया गया है। मास्की तथा गुर्जरा के लेखों में अशोक का नाम अशोक मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में अशोक के नाम का उल्लेख किया गया है? तो अशोक के नाम का उल्लेख जो है प्रथम लघु शिलालेख में किया गया है। राइट ऑप्शन बी होगा। अशोक के नाम का उल्लेख केवल प्रथम लघु शिलालेख की प्रतियों में किया गया है, जो कर्नाटक के 3 स्थानों मास्की और उदगोलम तथा मध्य प्रदेश के गुर्जरा में मिला है। नेक्स्ट, अशोक से पूर्व निम्नलिखित में से किस शासक ने शांतिवादी नीति को अपनाया था? तो वो था आखनातून। राइट ऑप्शन बी होगा। ईसा पूर्व 14वीं सदी में मिस्र के शासक अखनातून ने शांतिवादी नीति को अपनाया था। यह मिस्र में 18वें वंश का शासक था। इसने मिस्र के प्राचीन धर्म पर प्रतिबंध लगाया। यह एकेश्वरवादी था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन अंतिम मौर्य सम्राट था? तब बृहद्रथ था। राइट ऑप्शन बी होगा। अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ था। बृहद्रथ का शासनकाल 187 ईसा पूर्व से 180 ईसा पूर्व था। यह भी बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बृहद्रथ की हत्या पुष्यमित्र शुंग के द्वारा की गई और शुंग वंश की नींव रखी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को किसने पढ़ा? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। राइट ऑप्शन सी होगा। जेम्स प्रिंसेप ईस्ट इंडिया कंपनी में एक अधिकारी के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने 1838 में सर्वप्रथम ब्राह्मी और खरोष्टी लिपियों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की। इन लिपियों का उपयोग सबसे प्रारंभिक अभिलेखों और सिक्कों में किया गया। प्रिंसेप को यह जानकारी प्राप्त हुई कि अभिलेखों और सिक्कों पर प्रियदर्शी वाले राजा का नाम लिखा हुआ है। नेक्स्ट, मौर्य प्रशासन के संदर्भ में सन्निधाता का पद संबंधित है। तो राजकीय कोष एवं भंडार गृह का मुख्य संरक्षक के रूप में ये मुख्य संरक्षक से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। अर्थशास्त्र में कुल 18 तीर्थों की चर्चा मिलती है। मौर्यकालीन उच्चाधिकारी तीर्थ कहलाते थे। सन्निधाता समाहर्ता इनमें प्रमुख है। सन्निधाता राजकीय कोष और भंडार गृह का मुख्य संरक्षक था। यह प्राचीन काल में राजकोष का प्रधान अधिकारी था। नेक्स्ट, निगाली सागर लघु स्तंभ लेख का संबंध किस धर्म से है? तो बौद्ध धर्म से है। राइट ऑप्शन बी होगा। यह लघु स्तंभ लेख नेपाल की तराई में स्थित है। इससे पता चलता है कि मौर्य शासक अशोक ने यहाँ की यात्रा की थी तथा यहाँ स्थित कनकमुली यानी बुद्ध के स्तूप का आकार दोगुना करवाया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित नगरों में किस एक नगर का संबंध महावीर से नहीं है? तो लुम्बिनी का संबंध जो है महावीर से नहीं है। वैशाली से है, चंपा से है, पावापुरी से है, लेकिन लुम्बिनी का संबंध जो है भगवान बुद्ध से है, गौतम बुद्ध से है, भगवान महावीर से नहीं है। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा। कपिलवस्तु के निकट नेपाल की तराई में अवस्थित लुम्बिनी को महात्मा बुद्ध का जन्म स्थान माना जाता है।
वैशाली, चंपा, पावापुरी का संबंध महावीर स्वामी से है। इनका जन्म 540 ईसा पूर्व वैशाली राज्य के कुंड ग्राम में हुआ था। 12 वर्षों की कठिन तपस्या के बाद इन्हें कैवल्य की प्राप्ति हुई थी। नेक्स्ट, उत्तर वैदिक काल में द्विज किस संदर्भ में प्रयुक्त होता था? तो उच्च वर्ण से के रूप में प्रयुक्त होता था। उच्च वर्ण के संदर्भ में प्रयुक्त होता था। उच्च वर्ण में कौन कौन आते थे? ब्राह्मण और क्षत्रिय। राइट ऑप्शन बी होगा यहाँ पे। उत्तर वैदिक काल में 2 उच्च वर्ण यानी ब्राह्मण और क्षत्रियों को द्विज कहा जाता था। द्विज को जनेऊ पहनने का और वेद पढ़ने का अधिकार था। वैश्य को भी द्विज समूह में शामिल किया जाता था, परंतु शूद्रों को इससे वंचित रखा गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से शासक ने बोध गया में बोधि वृक्ष को काट दिया था? तो शशांक ने काट दिया था। राइट ऑप्शन सी होगा। गौड़ देश के शिव भक्त राजा शशांक ने बोध गया में उस बोधि वृक्ष को काट डाला जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। शशांक बंगाल का हिंदू गौड़ शासक था। यह बंगाल का प्रथम महानायक था। शशांक हिंदू धर्म को मानता था किंतु बौद्ध धर्म का कट्टर दुश्मन था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं? तो वो सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं। राइट ऑप्शन बी होगा। सांख्य दर्शन के मूल प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। इसमें बताया गया है कि मानव का जीवन प्रकृति की शक्ति द्वारा रूपायित होता है, न कि दैवीय शक्ति द्वारा। इन्होंने संसार को एक क्रम के रूप में देखा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसके लिए श्रमण शब्द का प्रयोग किया जाता था? शिल्पी वर्ग से संबंधित लोग के लिए नहीं। प्रशासनिक अधिकारियों का एक वर्ग था नहीं। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो, इसके लिए प्रयोग किया जाता था। राइट ऑप्शन सी होगा। विदेशों से व्यापार करने वाले व्यापारी को भी नहीं। श्रमण ऐसे लोगों को कहा जाता था जिन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग दिया हो। सुत्त पिटक में कहा गया है कि लोगों को 5 तरह से ब्राह्मणों तथा श्रमणों की देखभाल करनी चाहिए। कर्म, वचन, मन से अनुराग द्वारा इनके स्वागत में हमेशा घर खुले रखकर और इसकी दिन प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में वैशाख संबंधित है। तो वैशाख जो है बुद्ध जयंती से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। बुद्ध जयंती या बुद्ध पूर्णिमा बौद्ध धर्म की थेरवाद शाखा के उपासकों के लिए एक प्रमुख त्यौहार है। बुद्ध जयंती वैशाख पूर्णिमा को मनाई जाती है। इसी दिन भगवान बुद्ध का जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण हुआ था। इसे वैशाख भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित जनपदों में से किसने सबसे पहले युद्ध में हाथियों का प्रयोग बड़े पैमाने पर किया? तो मगध ने किया था। राइट ऑप्शन बी होगा। मगध पहला राज्य था जिसने अपने पड़ोसियों के विरुद्ध युद्ध में हाथियों का बड़े पैमाने पर प्रयोग किया। देश के पूर्वांचल से मगध के शासकों के पास हाथी पहुंचते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक बौद्ध ग्रंथ सुत्त पिटक के अनुसार आनंद, वनंद और सुखदा किसे कहा जाता है? तो सुत्त पिटक में पालतू पशुओं को आनंद, वनद और सुखदा कहा गया है। बुद्ध जीवनी, धर्म, दर्शन, इतिहास आदि सभी दृष्टियों से सुत्त पिटक त्रिपिटक का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। बुद्धत्व की प्राप्ति से लेकर महापरिनिर्वाण तक 45 वर्ष तक महात्मा बुद्ध ने जो लोक सेवा की, इसका विवरण सुत्त पिटक में मिलता है। राइट ऑप्शन यहाँ पे डी होगा, पशु से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन महाजनपद नहीं है? तो मगध महाजनपद है, गंधार भी है, पंचाल भी है, लेकिन पुहार जो है महाजनपद नहीं है। यह दक्षिण भारत के चोल राजवंश का एक भाग है। पुहार जो महाजनपद हैं वो है अंग, मगध, काशी, वत्स, कौशल, अवंती, मल्ल, चेदी, सूरसेन, कंबोज, गंधार, कुरु, पंचाल, मत्स्य, अस्मक और वज्जी संघ। नेक्स्ट, भारतीय उपमहाद्वीप में लौह का सर्वप्रथम साहित्यिक संदर्भ किसमें मिलता है? यजुर्वेद में मिलता है। राइट ऑप्शन सी होगा। लोहे का साहित्यिक संदर्भ यजुर्वेद में मिलता है। यजुर्वेद में लोहे के लिए श्याम अयस एवं कृष्ण अयस शब्द का प्रयोग हुआ है। उत्तर वैदिक काल में लोहे के प्रयोग के बाद खाद्य उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हुई, अतः जनसंख्या बढ़ी। परिणाम स्वरूप जनपद, महाजनपद का विकास होता गया। नेक्स्ट, ऋग्वेद में किस देवता की स्तुति संग्रहित नहीं है? इंद्र की स्तुति है ऋग्वेद में, वरुण की भी है, आकाश की भी है, लेकिन पशुपति की नहीं है। ये संबंधित है हड़प्पा काल से। सो राइट ऑप्शन सी होगा। पशुपति को हड़प्पा काल का मुख्य देवता माना गया है, न कि ऋग्वैदिक काल का। ऋग्वैदिक काल की अवधि 1500 से लेकर के 1000 ईसा पूर्व माना जाता है। इस काल में प्राकृतिक शक्तियों की ही पूजा की जाती थी। इस समय मूर्ति पूजन और कर्मकांड नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर वैदिक काल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा असत्य है? तो इस काल में मनुष्य का संपूर्ण जीवन 4 आश्रमों में बांटा गया था, ये सही है।
इस काल के चारों वर्णों में समानता थी? नहीं, बिल्कुल नहीं, चारों वर्ण में समानता कहाँ थी। इस काल में देव आराधना में मुख्य रूप से यज्ञ किए जाते थे, ये भी सही है। इस काल में गोत्र प्रथा स्थापित हुई थी, ये भी सही है। गलत कौन सा है? बी गलत है इसमें से, राइट ऑप्शन बी होगा। उत्तर वैदिक कालीन ग्रंथों में 3 उच्च वर्णों और शूद्रों के बीच विभाजक रेखा देखने को मिलता है। चतुर्थ वर्ण शूद्र की सामाजिक दशा में गिरावट आई। उत्तर वैदिक काल की अवधि 1000 से लेकर के 600 ईसा पूर्व माना जाता है। उत्तर वैदिक काल में ऋग्वेद को छोड़कर अन्य वेदों, ब्राह्मण, आरण्यक एवं उपनिषदों की रचना की गई। नेक्स्ट, वैदिक काल के राजनीतिक संगठन को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो वैदिक काल में जो सबसे छोटी इकाई होती थी वो कुल, उससे बड़ी ग्राम, उससे बड़ा जो विश्व, उससे बड़ा जन और उससे बड़ा राष्ट्र, राइट ऑप्शन बी होगा। वैदिक काल में परिवार सबसे छोटी इकाई होता था जिसे कुल कहा जाता था, वह उसके प्रधान को कुलप। बहुत से परिवारों का समूह मिलकर ग्राम कहलाता था, वह उसका प्रधान ग्रामणी। ग्राम से मिलकर विश्व प्रधान विश्व बनता था और उसके प्रधान को विश्वपति कहा जाता था। विश्व मिलकर जन बनता था और उसके प्रधान को जनपति कहा जाता था। राष्ट्र शब्द प्रदेश या राज्य के संदर्भ में प्रयुक्त होता था और उसके प्रधान को राजन यानी राजा कहा जाता था। नेक्स्ट, वैदिक काल में दोहित्री निम्नलिखित में से किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? बेटी के लिए प्रयुक्त होता था, राइट ऑप्शन बी है। वैदिक काल के परिवार में गाय को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त था, इसलिए इस काल में बेटी को दोहित्री अर्थात दूहने वाली कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियों की स्थिति बड़ी संतोषजनक तथा उच्च कोटि की थी। पत्नी के रूप में स्त्री को परिवार तथा समाज में ऊंचा स्थान प्राप्त था। उसे पत्नी रूप में गृहिणी तथा पुत्री रूप में दुहिता कहा जाता था। नेक्स्ट, हड़प्पा स्थल कोट दीजी उस सभ्यता के निम्नलिखित में से किस प्रमुख स्थल के समीप है? तो मोहनजोदाड़ो के समीप है, राइट ऑप्शन बी होगा। हड़प्पा स्थल कोट डीजी पाकिस्तान के सिंध प्रांत के खैरपुर में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। कोट डीजी की खुदाई 1955 में फजल अहमद खान ने कराई। यह स्थल सिंधु सभ्यता का अग्रदूत था। यह मोहनजोदाड़ो के समीप स्थित है। नेक्स्ट, द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी किसकी पुस्तक है? तो द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी नामक पुस्तक जो है सुरेंद्र नाथ राय के द्वारा लिखा गया है। SN राय, सुरेंद्र नाथ राय, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता में धान्य कोठार अवस्थित थे, कहाँ थे? मोहनजोदाड़ो में भी थे, हड़प्पा में भी थे, कालीबंगा में भी थे, चन्हुदड़ो में नहीं थे। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, प्राचीन भारत में मेहरगढ़ क्या था? तो वह बेलन घाटी में एक नौपाषाण स्थल था, राइट ऑप्शन ए होगा। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम नौपाषाणिक बस्ती मेहरगढ़ है, जो पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में बेलन नदी के किनारे स्थित है, जिसकी तिथि 7000 ईसा पूर्व मानी जाती है। से बहुत से अवशेष मिले हैं। यहाँ से प्राचीनतम कृषि एवं पशुपालन से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। इन अवशेषों से पता चलता है कि यहाँ के लोग गेहूं और जौ की खेती करते थे तथा भेड़ और बकरी तथा अन्य जानवर पालते थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसी महापाषाण काल में मेगालिथ कहा जाता है? दक्षिण भारत के कुछ लोग मृत व्यक्ति के शव के साथ औजार, हथियार, मिट्टी के बर्तन आदि चीजें भी कब्र में गाड़ देते थे और उसके ऊपर एक घेरे में बड़े बड़े पत्थर खड़े कर दिए जाते थे। ऐसे पत्थरों को, स्मारकों को मेगालिथ कहा जाता था। तो कब्र से संबंधित है, राइट ऑप्शन सी होगा, कब्र कहा जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी लिपियां अशोक के अभिलेखों में प्रयुक्त हुई है? देवनागरी या ब्रह्मी या खरोष्टी या अरमाइक? तो अशोक के अभिलेख राज्यादेश के रूप में जारी किए जाते थे। अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा तथा ब्रह्मी लिपि में है, जबकि अफगानिस्तान से प्राप्त अभिलेख अरमाइक तथा ग्रीक दोनों लिपियों में है। तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस काल में सर्वप्रथम कृषि उत्पादन शुरू हुआ? तो नवपाषाण काल में सबसे पहले कृषि उत्पादन शुरू हुआ था, राइट ऑप्शन बी होगा। नवपाषाण काल खाद्य उत्पादक काल था। सर्वप्रथम मनुष्य ने इसी काल में कृषि करना शुरू किया था। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में मेहरगढ़ से चावल, गेहूं तथा जौ के अवशेष मिले हैं। यहाँ के निवासी कृषि करने में उन्नत थे। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस स्थल को ताम्बवती अर्थात तांबा वाली कहा जाता है? तो
आहार का प्राचीन नाम ताम्बवती अर्थात तांबा वाली है। आहार राइट ऑप्शन बी होगा। आहार के लोगों को तांबा पास में मिलने के कारण धातु कर्म की जानकारी थी। यह संस्कृति दक्षिण पूर्व राजस्थान में आहार नदी के तट पर 3000 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक फली फूली। यह सिंधु सभ्यता के समीपवर्ती और समकालीन है। इसे बनास संस्कृति भी कहते हैं। नेक्स्ट, रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में मिलता है? तो वो मंदसौर अभिलेख से मिलता है। राइट ऑप्शन ए है। मध्य प्रदेश के मंदसौर से मिले अभिलेख में रेशम बुनकरों की श्रेणी का उल्लेख मिलता है, जो मूलतः लाट यानी गुजरात प्रदेश के निवासी थे और वहां से मंदसौर चले गए थे, जिसे उस समय दसपुर के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी रचना या रचनाएं हर्ष द्वारा रचित मानी जाती है? तो हर्ष ने 3 नाटकों की रचना की थी, प्रियदर्शिका, रत्नावली तथा नागानंद। इन रचनाओं के बारे में कहा जाता है कि इनकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं बल्कि किसी और ने की थी। हर्षवर्धन विद्वानों का संरक्षक था और ये विद्वानों को प्रचुर मात्रा में धन का दान किया करता था। राइट ऑप्शन इसमें से ई हो जाएगा, मोर देन 1। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस वंश को पितृभक्त वंश भी कहते हैं? तो माठर वंश को पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। राइट ऑप्शन ए है। माठर वंश का राज्य महानदी और कृष्णा नदी के बीच फैला हुआ था। इन्हें पितृभक्त वंश भी कहा जाता है। माठरों ने महेंद्र पर्वत के क्षेत्र में मतेन योग नाम का नया जिला बनाया था। नेक्स्ट, सातवाहन काल के चैत्य और बिहार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सत्य है? चैत्य अनेकानेक स्तंभों पर खड़ा हॉल के समान होता था तथा बिहार की केंद्रीय शाला होती थी। नहीं, चैत्य और बिहार जो है ठोस चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। चैत्य और बिहार जो है ठोस चट्टानों को काट कर बनाए जाते थे। सर्वाधिक प्रसिद्ध बिहार जो है कार्ले का है, जो दक्षिणी दक्कन में स्थित है। नहीं, सर्वाधिक प्रसिद्ध जो चैत्य है वो कार्ले का है और वो जो पश्चिमी दक्कन में स्थित है, दक्षिणी दक्कन में नहीं है, तो ये गलत है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ये सही है। चैत्य बौद्धों के मंदिर होते थे, ये सही है। और बिहार में बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान होता था, ये सही है। तो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन होगा ई। नेक्स्ट, भारत पर मध्य एशियाई आक्रमणों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही कालानुक्रम है? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। प्राचीन भारत में यूनानियों के बाद शकों ने भारत पर आक्रमण किया। तो पहले यूनानी, उसके बाद शक, उसके बाद पल्लवों ने और फिर कुषाण वंश के लोगों ने आक्रमण किया था। सो राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, मौर्य काल में प्रचलित संस्था एवं संचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मौर्य काल में 2 प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है। फर्स्ट, संस्था वे गुप्तचर होते थे जो एक ही स्थान पर संस्थाओं में संगठित होकर कार्य करते थे, और संचार ऐसे गुप्तचर जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। तो संस्था एवं संचार किससे संबंधित है? ये गुप्तचर व्यवस्था से संबंधित है। राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, कौटिल्य ने किस राजमार्ग को मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था के लिए सर्वाधिक उपयोगी बताया है? तो कौटिल्य ने दक्षिण मार्ग श्रावस्ती से प्रतिष्ठान को अधिक लाभकारी बताया है, क्योंकि दक्षिण से बहुमूल्य व्यापार की वस्तुएं मुक्ता, हीरा, सोना, शंख इत्यादि इन्हीं मार्गों से आती थी। प्रतिष्ठान सातवाहन की राजधानी रही। यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में है। तो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, प्रतिष्ठान श्रावस्ती मार्ग। नेक्स्ट, फिरोज शाह तुगलक द्वारा अशोक के निम्नलिखित स्तंभ में से किसको उसके मूल स्थान से हटाकर दिल्ली मंगवाया गया था? तब मेरठ स्तंभ अभिलेख को भी मंगाया गया था, टोपरा स्तंभ अभिलेख को भी मंगाया गया था। सो इसमें से मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने अशोक के 2 स्तंभों में, एक मेरठ से और दूसरा हरियाणा के टोपरा नामक स्थान से दिल्ली मंगवाया था। नेक्स्ट, चतुर्दान निम्नलिखित में से किस सिद्धांत से संबंधित है? तो जैन सिद्धांत से संबंधित है। राइट ऑप्शन बी होगा। चतुर्दान एक जैन सिद्धांत है जिसमें विद्या, आहार, औषधि और आश्रय के दान शामिल है। नेक्स्ट, कूटागार शालाओं का संबंध निम्नलिखित में से किससे है?
तो वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है, राइट ऑप्शन सी होगा। कूटागार शालाओं का संबंध वाद विवाद से संबंधित बौद्ध स्थल से है। बौद्ध ग्रंथों में 64 संप्रदायों या चिंतन परंपराओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट, भारत में निम्नलिखित में आने का सही कालानुक्रम क्या है? तो लोहे का हल पहले आया, या नगर संस्कृति, पंचमार्क सोने के सिक्के, पंचमार्क आए, या फिर उसके बाद सोने के सिक्के? तो सबसे पहले जो है नगर संस्कृति आई, उसके बाद लोहे का हल आया, उसके बाद पंचमार्क, उसके बाद देन सोने के सिक्के आए। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। महाजनपद के निर्माण के समय एक तरफ नगर संस्कृति का उद्भव हो रहा था, वहीं दूसरी तरफ कृषि में लोहे के हल का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। परिणाम स्वरूप कृषि उत्पादन में कई गुना की वृद्धि हुई व जनसंख्या तेजी से बढ़ी, जिसके कारण महाजनपद से राज्य बनने की प्रक्रिया शुरू हुई। और फिर पंचमार्क के सिक्कों का प्रचलन हुआ, और जब यहाँ पर हिंद यूनानी लोग आए तो उन्होंने सोने के सिक्के का प्रचलन शुरू किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सेट्टी शब्द किस वर्ण के लिए प्रयुक्त होता था? तो वैश्यों में वणिक जो व्यापार करते थे सेट्टी कहलाते थे, तो वैश्य, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राज्यों में से किनका संबंध बुद्ध के जीवन से था? तो बुद्ध के जीवन से संबंध जो था मगध का था और कौशल का था, मगध एवं कौशल का था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। कौशल व मगध का संबंध बुद्ध के जीवन से था। मगध के गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई तथा कौशल उनका प्रमुख प्रचार क्षेत्र रहा। बुद्ध कभी भी अवंती तथा गंधार नहीं गए। नेक्स्ट, इनमें कौन बुद्ध की माँ थी? तो बुद्ध की माता महामाया देवी थी, जिनकी मृत्यु बुद्ध के जन्म के 7वें दिन हो गई थी, महामाया। राइट ऑप्शन सी होगा। तत्पश्चात उनका पालन पोषण धात्री माँ यानी मौसी प्रजापति गौतमी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाविभास जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है, किस बौद्ध परिषद की कृति है? तो बौद्ध धर्म की चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन कश्मीर के कुंडलवन में कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। इसकी अध्यक्षता वसुमित्र द्वारा की गई, जिन्होंने महाविभास से सूत्र लिखकर टीकाओं का संकलन किया। इस बौद्ध संगीति में बौद्ध धर्म का हीनयान एवं महायान संप्रदायों में विभाजन हो गया। तो किस संगीति की है? चतुर्थ परिषद की है, राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, इन यात्रियों में से कौन इटली से था जिसने 15वीं शताब्दी में विजयनगर राज्य की यात्रा की थी? तो वो था निकोलस डी कोंटी, राइट ऑप्शन डी होगा। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। नेक्स्ट, पादशाहनामा का लेखक निम्नलिखित में से कौन है? पादशाहनामा का लेखक अब्दुल हामिद लाहौरी था, अब्दुल हामिद लाहौरी, राइट ऑप्शन ए होगा। यह मुगल बादशाह शाहजहां का सरकारी इतिहासकार था। अपनी पुस्तक में उन्होंने शाहजहां के शासनकाल के 20 वर्षों का बहुत विस्तार से वर्णन किया है। इनकी मृत्यु शाहजहां के शासनकाल में ही हो गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री ने सती बालिका का मार्मिक विवरण प्रस्तुत किया? बर्नियर ने अपनी यात्रा वृतांत में एक 12 वर्षीय बालिका के सती होने का मार्मिक चित्रण प्रस्तुत किया जो उसने लाहौर में देखा था। बर्नियर फ्रांस का निवासी था और यह मुगल काल में 1656 में भारत आया और मुगल दरबार से घनिष्ठ संबंध बनाए रखा। प्रारंभ में इसने मुगल सम्राट शाहजहां के ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह के चिकित्सक के रूप में कार्य किया। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने दक्षिण कर्नाटक में अपने राज्य की स्थापना की? तब पल्लवों के समकालीन दक्षिणी कर्नाटक में गंग राजाओं ने अपनी सत्ता स्थापित की, गंग राजाओं ने, राइट ऑप्शन सी होगा। इनका राज्य पूर्व में पल्लवों के राज्य और पश्चिम में कदम्बों के राज्य के बीच था। नेक्स्ट, किस मध्यकालीन साम्राज्य ने आर्थिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र में उत्तर और दक्षिण के बीच सेतु का काम किया? तो 8वीं से 10वीं सदी के मध्य भारत में पाल, प्रतिहार और राष्ट्रकूटों ने शासन किया। उपर्युक्त तीनों में सबसे दीर्घायु राष्ट्रकूट साम्राज्य था, जिसने आर्थिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में विकास हेतु उत्तर भारत और दक्षिण भारत के बीच सेतु का काम किया। तो राष्ट्रकूट होगा इसमें, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट,
पाल वंश की स्थापना किसने की? ये बीपीएससी में पूछा गया है। तो पाल वंश की स्थापना गोपाल ने की थी 750 ईस्वी में। राइट ऑप्शन सी है। पाल वंश की स्थापना 750 ईस्वी में गोपाल ने की थी। पाल साम्राज्य मध्यकालीन उत्तर भारत का सबसे शक्तिशाली और महत्वपूर्ण साम्राज्य माना जाता है, जो कि 750 से 1174 ईस्वी तक चला। इस राज्य में वास्तुकला को बहुत बढ़ावा मिला। पाल राजाओं ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया, बौद्ध धर्म को। नेक्स्ट, प्रतिहार राजवंश का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो प्रतिहार साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक और इस राजवंश का महान शासक भोज था। मिहिर भोज या भोज। राइट ऑप्शन बी होगा। एक अभिलेख के अनुसार इसका राज्य सतलज नदी के पूर्वी किनारे तक फैला हुआ था। इसे मिहिर भोज भी कहा जाता था। यह विष्णु भक्त था। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो 850 ईस्वी में विजयालय ने कांची के पल्लवों को पराजित करके चोल साम्राज्य की स्थापना की। वह पहले पल्लवों का ही सामंत था। चोल साम्राज्य का सबसे प्रमुख शासक राजराज प्रथम हुआ, जिसका शासनकाल 950 से 1014 तक था, जिसने चोल वंश की प्रसार नीति को आगे बढ़ाते हुए अनेक विजयों द्वारा अपने वंश की मर्यादा को पुनः प्रतिष्ठित किया। इसका पुत्र राजेंद्र प्रथम, जिसका शासनकाल 1012 से 1044 तक था, भी अत्यंत शक्तिशाली सम्राट था। इसने चेर पांड्य तथा सिंघल को जीता और उसे अपने राज्य में मिला लिया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा, विजयालय। नेक्स्ट, गजनवी राजवंश की स्थापना किसने की थी? अलप्तगीन ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। गजनवी राजवंश की स्थापना अलप्तगीन ने की थी। इसने गजनी को अपनी राजधानी बनाया। उस समय भारत के उत्तर पश्चिमी राज्य में हिंदूशाही शासक थे। अलप्तगीन समनी वंश के शासक अबुल मलिक का गुलाम था। इसकी प्रतिभा और सैनिक गुणों से प्रभावित होकर अबुल मलिक ने उसे खुरासान का गवर्नर नियुक्त किया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित इमारतों में से किस एक में पहली मौजूद सही मेहराब पाई गई है? तो बलबन का मकबरा विशुद्ध इस्लामिक शैली में निर्मित भारत का पहला मकबरा है। इसी में पहली बार वैज्ञानिक पद्धति से मेहराब का निर्माण कराया गया था। तो सुल्तान बलबन का मकबरा। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, तुंगभद्रा नदी किस साम्राज्य का भरण पोषण करती थी? 1336 में हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने तुंगभद्रा नदी के किनारे सामरिक रूप से महत्वपूर्ण स्थल विजयनगर में अपने साम्राज्य की स्थापना की एवं संगम वंश की नींव रखी। सिंचाई कार्यों हेतु देवराय प्रथम ने हरिद्रा एवं तुंगभद्रा नदी पर बांध बनवाया था। तो इसमें से सही ऑप्शन हो जाएगा विजयनगर का भरण पोषण करती थी। राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः कौन थे? तो वो व्यापारी हुआ करते थे। राइट ऑप्शन डी होगा। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे सामान्यतः नमक के व्यापारी वर्ग से संबंधित थे। अलाउद्दीन खिलजी के काल में बंजारों ने व्यापार में कम भूमिका निभाई थी। अलाउद्दीन खिलजी ने इन्हें शहर के बाजारों में अनाज पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया। नेक्स्ट, रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां कहाँ का निवासी था? तो वो अबिसिनिया का निवासी था। राइट ऑप्शन सी होगा। रजिया का विश्वास पात्र अमीर याकूत खां अबिसिनिया का निवासी था, जिस पर मेहरबान होने का आरोप तुर्क अमीरों ने रजिया पर लगाया। रजिया ने याकूत को अश्वशाला का अधिकारी नियुक्त किया था। कालांतर में रजिया और अल्तुनिया के बीच युद्ध हुआ, जिसमें याकूत मारा गया। बाद में रजिया अल्तुनिया से विवाह करने के लिए तैयार हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में कौन मंगोल योद्धा युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंध नदी के तट तक जा पहुंचा था? तो चंगेज खां था। राइट ऑप्शन ए है। चंगेज खां ख्वारिज्म युवराज जलालुद्दीन का पीछा करते हुए सिंधु नदी के तट तक जा पहुंचा था। हालांकि उसने इसे पार कर भारत पर आक्रमण नहीं किया। संभवतः जलालुद्दीन इल्तुतमिश से सहायता मांगा, किंतु इल्तुतमिश ने कोई उत्तर नहीं दिया। दिल्ली सल्तनत इस समय निर्माण प्रक्रिया से गुजर रहा था। संभवतः इसीलिए इल्तुतमिश ने जलालुद्दीन का समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट, मलिक काफूर को किस आक्रमण के तहत बंदी बनाया गया था? तो जब दिल्ली सल्तनत की सेना गुजरात आक्रमण के दौरान गुजरात अनलीवाड़ को लूटते हुए सोमनाथ मंदिर में लूटपाट कर रही थी, तभी उसने मलिक काफूर को बंदी बनाया और अलाउद्दीन को सौंप दिया, जिसने शीघ्र ही सुल्तान का विश्वास जीत लिया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे गुजरात आक्रमण सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नगद वेतन देने वाला सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन का भू राजस्व को नगद वसूलने के पीछे यही उद्देश्य था कि वह अपने सिपाहियों को नगद वेतन दे सके।
दिल्ली सल्तनत की स्थापना हालांकि कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी ने इस साम्राज्य को एक व्यवस्थित रूप दिया। इसके लिए एक बृहद प्रशासन और सेना की जरूरत थी। अतः उसने कुछ नए प्रयोग किए, जैसे बाजार में वस्तुओं का दाम निश्चित कर देना, नगद वेतन देना, स्थायी सेना रखना। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके विस्तार के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान-ए-अमीर कोही विभाग की स्थापना की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने दोआब में कृषि के विस्तार व सुधार के लिए दीवान-ए-अमीर-ए-कोही विभाग की स्थापना की थी। मोहम्मद बिन तुगलक दिल्ली सल्तनत में तुगलक वंश का शासक था। यह मध्यकालीन सभी सुल्तानों में शिक्षित, योग्य और विद्वान व्यक्ति था। इसने अनेक योजनाएं लागू की, लेकिन कोई भी योजना सफल नहीं हुई। इसलिए इतिहासकारों ने इसे पागल सुल्तान कहा है। राइट ऑप्शन यहाँ पे बी होगा, कृषि विभाग। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने जजिया को अलग कर के रूप में वसूलने की नीति अपनाई? फिरोज ने खुद को सच्चा मुसलमान माना। उसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया तथा जजिया को अलग कर बना दिया। फिरोज शाह तुगलक, राइट ऑप्शन सी होगा, जो पहले भू राजस्व में ही शामिल था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय पूरे सल्तनत में लगातार विद्रोह होता रहा। जब फिरोज शाह शासक बना तो इन विद्रोहों से निपटने के लिए अनेक नीतियां अपनाई और उसी के तहत इसने अपने राज्य को इस्लामी राज्य घोषित किया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में रहट किससे संबंधित था? तब मध्यकालीन सिंचाई व्यवस्था में रहट काफ़ी प्रचलन में था। इसकी सहायता से सिंचाई हेतु पानी अधिक गहराई से निकाला जाता था। तो सिंचाई से संबंधित था, राइट ऑप्शन बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस बहमनी सुल्तान ने राजधानी गुलबर्ग को बिदर स्थानांतरित किया? अहमद शाह बहमनी ने वारंगल पर आक्रमण किया और उसके अधिकृत प्रदेशों को अपनी सल्तनत में मिला लिया। नवविजित प्रदेशों पर अपने शासन को सुदृढ़ करने के लिए वह राजधानी गुलबर्ग से बिदर ले गया। तो कौन ले गया? अहमद शाह बहमनी, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो अहमद शाह प्रथम था, राइट ऑप्शन बी है। गुजरात राज्य का वास्तविक संस्थापक मुजफ्फर शाह का पौत्र अहमद शाह प्रथम, जिसका शासनकाल 1411 से 1443 तक था। इसने गुजरात के हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, जो पहले कभी नहीं लगाया गया था। इसने अहमदाबाद नामक नए नगर में अपनी राजधानी स्थानांतरित की। नेक्स्ट, रवजाइनुल फुतूह नामक साहित्य में निम्नलिखित में से किन शासकों के शौर्य का वर्णन किया गया है? तो रवजाइनुल फुतूह अमीर खुसरो की कृति है, जिसमें उसने अलाउद्दीन को विश्व का सुल्तान, पृथ्वी के शासकों का सुल्तान, युग का विजेता तथा जनता का चरवाहा जैसी पदवियों से विभूषित किया है। तो अलाउद्दीन खिलजी से संबंधित के शौर्य का वर्णन किया गया है किसके द्वारा? अमीर खुसरो के द्वारा, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, खानकाह निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? सूफी मत 12 प्रंथों या सिलसिलों में संगठित था। हर सिलसिले का नेतृत्व एक सूफी संत करता था, जिसे पीर कहा जाता था। यह पीर अपने शिष्यों या मुरीदों के खानकाह अर्थात आश्रम में रहता था। अतः खानकाह एक सूफी आश्रम था, राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत के विचारों को सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है? तो सिखों के धर्मग्रंथ आदि ग्रंथ में फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर के छंदों को शामिल किया गया है। उनका दृष्टिकोण उदार और जीव रक्षा की भावना से ओतप्रोत था। तो फरीदुद्दीन गज-ए-शंकर, राइट ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो यदि हम सांख्य दर्शन की बात करें तो सांख्य दर्शन भौतिकवाद सांख्य का प्रारंभिक प्रारूप प्रकृति को दुनिया के सृजन का कारण बताया है में वर्णन है। वैशेषिक दर्शन में द्रव्य या भौतिक तत्वों, भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश के बारे में बताया गया है। लोकायत चरक की लोकायत में दैवीय तथा अलौकिक शक्तियों की संक्रियाओं को नकारा गया है तथा मानव को समस्त गतिविधियों का केंद्र माना गया है। तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है। भारतीय दर्शन की कौन सी शाखाएं भौतिकवाद में आस्था रखती है? तो इसमें से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई, सांख्य, वैशेषिक और लोकायत। नेक्स्ट,
फर ए इजदी का विचार जो मुगल राजतंत्र का आधार था, इनमें किस सूफी संत द्वारा सबसे पहले विकसित किया गया था? तो सुहरावर्दी सिलसिले के संस्थापक बगदाद के शिक्षक शेख शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी थे। उन्होंने मुगल राजतंत्र के आधार फर ए इजदी के विचार को सर्वप्रथम विकसित किया। इसका तात्पर्य है कि दैवीय प्रकाश सीधे सम्राट को स्थानांतरित होता है। सो शिहाबुद्दीन सुहरावर्दी, राइट ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट, अकबर के दरबार के सुलेखकार का नाम क्या है जिसे जरीन कलम या स्वर्ण कलम के नाम से सम्मानित किया गया था? तो जरीन कलम का अर्थ है सुनहरी कलम। अकबर ने कश्मीर के ग्रंथकर्ता मोहम्मद हुसैन को जरीन कलम की उपाधि प्रदान की थी। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, मुगल काल में शेरमंडर निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? तो मुगल काल में हुमायूं एक ऐसा शासक था जिसने पुस्तकालय का निर्माण करवाया था और उसे वह शेरमंडल कहता था। तो हुमायूं का पुस्तकालय, राइट ऑप्शन ए होगा। हुमायूं अपनी यात्रा के वक्त भी पुस्तकालय लेकर चलता था। हुमायूं अपनी यात्रा के वक्त भी पुस्तकें लेकर के चलता था। नेक्स्ट, अकबर के दरबार में निम्नलिखित में कौन से पुर्तगाली पादरी उपस्थित हुए थे? तो अक्वावीवा एंड मॉन्सरेट, ये दोनों पुर्तगाली पादरी थे, अकबर के दरबार में आए थे। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा, मोर देन वन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने सी अस्पा पद्धति का प्रारंभ किया था? मनसबदारी व्यवस्था की तरह जहांगीर ने एक नई व्यवस्था प्रारंभ की थी जिसके तहत कुछ खास सरदारों को जात दर्जे में कोई वृद्धि किए बिना अधिक सवार रखने की इजाज़त दी जाती थी। इसे ही सी अस्पा पद्धति कहते हैं। तो जहांगीर ने शुरू किया था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस यात्री ने मुगलकालीन शहरों की शिविर नगर की संज्ञा दी? तो बर्नियर ने मुगलकालीन शहरों को शिविर नगर कहा, जिससे उसका आशय उन नगरों से था जो अपने अस्तित्व और बने रहने के लिए राजकीय शिविर पर निर्भर थे। तो बर्नियर ने, राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, मुगल काल में हरकारों का संबंध निम्नलिखित में से किस विभाग से था? तब मुगल काल में हरकारों का संबंध डाक विभाग से था। राइट ऑप्शन सी होगा। इन्हें कसीद अथवा पथमार भी कहा जाता था। बांस के डिब्बों में लपेट कर रखे कागजों को लेकर हरकारों के दल दिन रात दौड़ते रहते थे। नेक्स्ट, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण 1738-39 में मोहम्मद शाह के समय हुआ था। मोहम्मद शाह के, राइट ऑप्शन सी होगा। मोहम्मद शाह प्रशासन के प्रति उदासीन तथा मदिरा व सुंदरी के प्रति अत्यधिक रुचि रखता था, जिस कारण लोग उसे रंगीला कहा करते थे। नेक्स्ट, सिक्कों पर टकसाल का नाम लिखवाने एवं अपनी छवि अंकित कराने की प्रथा किसने शुरू की थी? तब मुगल शासक जहांगीर ने अपने सिक्कों पर टकसाल का नाम एवं अपनी छवि अंकित करवाई। इसने निसार नामक सिक्का चलाया। जहांगीर अकबर का ज्येष्ठ पुत्र था। जहांगीर का प्रथम विवाह 1585 में मानबाई से हुआ जो आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री और मान सिंह की बहन थी। इसके बाद इनका दूसरा विवाह मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री जगत गोसाई से हुआ। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस शासक ने भिन्न भिन्न प्रकार की फसलों में राज्य का हिस्सा निर्धारित करते हुए दरों की सूची तैयार की थी? शेरशाह ने तैयार की थी। राइट ऑप्शन सी है। शेरशाह के शासनकाल की सर्वप्रथम विशेषता उसके द्वारा भू राजस्व में सुधार किया जाना था। उसने भूमि की नाप हेतु गज ए सिकंदरी का प्रयोग करवाया। शेरशाह ने भूमि कर निर्धारण हेतु नई राई यानी फसलदारों की सूची को लागू करवाया। नेक्स्ट, बाबर का भारत पर आक्रमण की न्योता से संबंधित कौन है? तो दौलत खां लोदी ने अपने प्रदेश की आमदनी का हिसाब सुल्तान को नहीं दिया था, अतः कार्रवाई के भय से उसने अपने बेटे दिलावर खां को बाबर के पास काबुल भेजा। दिलावर खां को, जिसने उसे भारत पर आक्रमण का निमंत्रण दिया। उसी समय बहलोल लोदी का बेटा आलम खां, जो इब्राहिम लोदी की सफलता से हताश था, बाबर के पास पहुंचा। तो ये दोनों गए थे, दिलावर खां एंड आलम खां। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था? अकबर के पूर्व तानसेन को भाटा के राजा रामचंद्र सिंह ने संरक्षण दिया था। भाटा का राजा रामचंद्र सिंह ने, राइट ऑप्शन ए होगा। संगीत सम्राट तानसेन बचपन से ही
नटखट और जानवरों की आवाज़ निकालने में निपुण थे। अकबर के समय नवरत्न इस प्रकार से थे: अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबी, राजा टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खाने खाना, हाकिम हुकाम, मुल्ला दो प्याजा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मुगल दरबार के साथ राजकुमार द्वारा सिकोह के चिकित्सक के रूप में जुड़ा था? तो वो था फ्रांसवा बर्नियर। राइट ऑप्शन सी होगा। फ्रांसवा बर्नियर एक फ्रांसीसी चिकित्सक था। जब वह हिंदुस्तान आया तब शाहजहां के पुत्रों में उत्तराधिकार का युद्ध चल रहा था। नेक्स्ट, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा कौन था? तो पानीपत का तृतीय युद्ध अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली एवं मराठों के बीच लड़ा गया, जिसमें मराठों की पराजय हुई। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 को लड़ा गया। इस युद्ध के बाद भयंकर नरसंहार हुआ था। तो बालाजी बाजीराव, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय पेशवा जो थे वो थे बालाजी बाजीराव। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, विजयनगर के विषय में विस्तृत विवरण प्रस्तुत करने वाले अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध किस देश से था? तो हेरात से था। राइट ऑप्शन सी होगा। 15वीं सदी में विजयनगर का विवरण प्रस्तुत करने वाले राजनयिक अब्दुल रज्जाक समरकंदी का संबंध हेरात यानी अफगानिस्तान से था। विजयनगर का सबसे प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय थे, जिनके काल में आम जनता सुखी और संपन्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इब्न बतूता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो उसने दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की कला एवं साहित्य के एक दयाशील संरक्षक के रूप में ख्याति से आकर्षित होकर दिल्ली की ओर प्रस्थान किया था। ये सही है। वह मुल्तान और उच्छ के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। ये भी सही है। मोहम्मद बिन तुगलक ने उसे दिल्ली का काजी नियुक्त किया। ये भी सही है। श्रीलंका में भी उसे काजी का पद प्रदान किया गया। नहीं, ये गलत है। इब्न बतूता मोरक्को का रहने वाला था। यह बहुत बड़ा विद्वान और लेखक था। अपनी यात्रा के दौरान यह भारत भी आया था। इसकी पुस्तक का नाम रहला है। यह मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में आया और इसे राजधानी में काजी नियुक्त किया गया। मोहम्मद तुगलक ने उसे चीन के बादशाह के पास अपना दूत बनाकर भेजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किताबुल हिंद में अल बरूनी ने किसकी चर्चा की है? तो कानून व्यवस्था की भी चर्चा की है, सामाजिक विभाजन के बारे में ही बताया है, सामाजिक जीवन के बारे में भी बताया है, खगोल विज्ञान, धर्म एवं दर्शन सभी के बारे में बताया है। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। अल बरूनी द्वारा रचित किताबुल हिंद अरबी भाषा में लिखी गई। इसमें धर्म और दर्शन, त्यौहार, खगोल विज्ञान, रीति रिवाज, सामाजिक जीवन, भारतौल, मूर्तिकला, कानून, मापतंत्र आदि विषयों का विवेचन किया गया है। नेक्स्ट, चोल काल में ग्राम प्रशासन की इकाई थी। तो चोलकालीन अभिलेखों में हमें इस साम्राज्य के ग्राम प्रशासन की जानकारी प्राप्त होती है। यह प्रशासन 2 इकाइयों में बटा था, उर और महासभा। उर गांव की आम सभा थी और महासभा उग्रहार गांवों के वयस्क ब्राह्मण सदस्यों की सभा थी। सो उर व महासभा। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। ये दोनों ग्राम प्रशासन की इकाई थी चोल काल में। नेक्स्ट, महमूद गजनवी ने किस वंश से संबंधित होने का दावा किया? तो अफरासियाब वंश से। राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। महमूद गजनवी ने खुद दावा किया है कि वह ईरान के पौराणिक राजा अफरासियाब का वंशज है। इस पर इसका इतना असर था कि फारसी भाषा और संस्कृति गजनवी साम्राज्य की भाषा और संस्कृति बन गई। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन राजवंशों ने विजयनगर राज्य के अधिराजत्व के अधीन शासन किया? तो संगम, सालू, तुलु, अराबीडू, ये चारों ने किया था। राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर व बुक्का नामक 2 भाइयों द्वारा 1336 में की गई थी। विजयनगर साम्राज्य के 4 राजवंशों ने 300 वर्षों से अधिक समय तक शासन किया। संगम वंश का शासन 1336 से 1485 तक रहा। सालू वंश का शासन जो है वो 1485 से 1505 तक रहा। तुलु वंश का शासन 1505 से 1565 तक रहा और अराबिदू वंश का जो शासन है वो 1570 से 1665 तक रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्पी में विजयनगर के भाग्नावशेष किसके द्वारा 1800 में प्रकाश में लाए गए? तो कर्नल कालिन मैकेंजी के द्वारा। राइट ऑप्शन ए है। कर्नल कालिन मैकेंजी ने दक्षिण भारत का पहला प्रमाणिक जियोग्राफिकल मैप प्रस्तुत किया। उन्होंने विजयनगर के भग्नावशेषों को प्रस्तुत किया।
नेक्स्ट, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने निम्नलिखित में से किस शासक की भेंट स्वीकार कर उसे सम्मान दिया? 1336 में अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु के बाद मलिक काफूर ने उसके नाबालिग बेटे को गद्दी पर बैठा दिया। काफूर की हत्या के बाद खुसरो नामक एक व्यक्ति जो हिंदू से मुसलमान बना था दिल्ली की गद्दी पर बैठा। दिल्ली के प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया ने उससे भेंट स्वीकार करके उसे सम्मान दिया था। सो राइट ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी हो जाएगा। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी ने किसे राय रायन की उपाधि प्रदान की थी? तब मलिक काफूर ने जब देवगिरी पर दूसरा आक्रमण किया तो राजा ने उसके साथ सम्मानजनक व्यवहार किया और उसे राय रायन की उपाधि दी तथा उसे अपने पद पर फिर से प्रतिष्ठित किया। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे जो होगा राजा रामचंद्र ने राजा रामचंद्र राय को अलाउद्दीन खिलजी ने राय रायन की उपाधि दी थी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, जैन मुनि जीन प्रभा सूरी किस सल्तनत कालीन शासन से संबंधित थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासनकाल 1324 से 51 तक रहा, दिल्ली सल्तनत का एक ऐसा शासक था जिसने धर्म व दर्शन का गहरा अध्ययन किया। जैन कवि जीन प्रथा व सूरी व कई हिंदू योगियों को उसने सम्मान दिया था। तो मोहम्मद बिन तुगलक, राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में जिम्मी किससे संबंधित थे? तो अरबों की सिंध विजय के समय से ही भारत की हिंदू प्रजा को जो मुस्लिम कानून व शासन को स्वीकार कर चुकी हो और जजिया अदा करने में सहमत हो उसे जिम्मियों का दर्जा दिया जाता था। अर्थात जिम्मी मुस्लिम शासन स्वीकारने वाली हिंदू प्रजा थी। मुस्लिम शासन स्वीकार कर जजिया देने वाली हिंदू प्रजा थी जिम्मी। राइट ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट, विजयनगर के किस शासक ने अपनी सेना को मजबूत बनाने के लिए अधिक मुसलमानों की भर्ती की थी? तो देवराय सेकंड, जिसका शासनकाल 1422 से 1446 तक रहा, को विजयनगर का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। सेना को मजबूत बनाने के लिए उसने मुसलमानों की ज़्यादा भर्ती की थी। फरिश्ता के अनुसार देवराय सेकंड ने 2007 मुसलमानों की भर्ती की और उन्हें जागीरें दी थी। तो किसने? देवराय सेकंड ने। राइट ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट, जैनुलाब्दीन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? उसने जजिया और गोवध बंद करवा दिया, ये सही है। उसने महाभारत और राजतरंगिणी का फारसी में अनुवाद करवाया, ये भी सही है। उसने संगीत पर पाबंदी लगा रखी थी, नहीं, वो संगीत प्रेमी था, पाबंदी नहीं लगाई थी, ये गलत है। उसके न्याय विभाग का मंत्री श्रिया भट्ट था, ये भी सही है। जैनुल आबिदीन संगीत प्रेमी था, वह फारसी, कश्मीरी, संस्कृत, तिब्बती भाषाओं में पारंगत था। ग्वालियर के राजा को जब उसके संगीत प्रेम की जानकारी मिली तो उसने संगीत पर 2 दुर्लभ कृतियां उसे भेंट के तौर पर भेजी थी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को अशोक के 2 स्तंभ मिले थे? तो 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक को उत्तर प्रदेश के मेरठ और हरियाणा के टोपरा में अशोक के 2 स्तंभ लेख मिले थे। फिरोज शाह तुगलक ने उन्हें दिल्ली मंगवाया लेकिन उसको पढ़ने व समझने में असफल रहा। इन अभिलेखों को सर्वप्रथम 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने सफलतापूर्वक पढ़ा। तो टोपरा व मेरठ दोनों जगहों से। राइट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इक्ता व्यवस्था की नहीं है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी, ये सही है। सियासतनामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था, ये भी सही है। इक्ता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाता था, नहीं, ये गलत है। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे, ये सही है, सीधे सुल्तान के खाते में नहीं जाता था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा। ये इक्ता व्यवस्था से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट, सल्तनत कालीन किस शासक वर्ग के संदर्भ में कहा जाता है कि उनका राजस्व सिद्धांत समानता पर आधारित था और उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी? सल्तनत काल में लोदी वंश का राजस्व सिद्धांत सरदारों की समानता पर आधारित था, लोदी वंश का। ऐसी स्थिति में उनकी शासन व्यवस्था राजतंत्रीय न होकर कुलीन तंत्रीय थी और भारत उस समय तक मान्य हिंदू और तुर्की व्यवस्था के प्रतिकूल था। राइट ऑप्शन डी है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस सूफी संत को सिद्ध पुरुष कहा जाता था?
तो निजामुद्दीन औलिया को कहा जाता था, राइट ऑप्शन बी है। निजामुद्दीन औलिया यौगिक प्राणायाम में इतने पारंगत थे कि योगी लोग उन्हें सिद्ध पुरुष कहा करते थे। यह चिश्ती घराने के चौथे संत थे। ये सभी धर्मों के लोगों में लोकप्रिय बन गए थे। इनकी मृत्यु 3 अप्रैल 1325 ईस्वी को हुई। इनकी दरगाह हजरत निजामुद्दीन दरगाह दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत के दोहे गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित किए गए हैं? तो रैदास के दोहे को संकलित किया गया है, राइट ऑप्शन सी है। संत रैदास को रविदास के नाम से भी जाना जाता था। इनके बहुत से पद गुरु ग्रंथ साहिब में भी संकलित मिलते हैं। एक प्रचलित कहावत मन चंगा तो कटौती में गंगा इन्हीं के द्वारा कही गई थी। नेक्स्ट, बाबर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही चुने। बाबर सर्वप्रथम फरगना का शासक बना, सही है। बाबर ने 1504 में काबुल पर अधिकार किया, ये भी सही है। वह तैमूर वंश का था, ये भी सही है। मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 में की, ये भी सही है। तो मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ई। बाबर मुगल साम्राज्य के संस्थापक और प्रथम शासक था। इसका जन्म मध्य एशिया के वर्तमान उज्बेकिस्तान में हुआ था। यह तैमूर और चंगेज खान का वंशज था। मुंबईयान नामक पद शैली का जन्मदाता बाबर को ही माना जाता है। 1504 ईस्वी में काबुल तथा 1507 ईस्वी में कंधार को जीता तथा बादशाह की उपाधि धारण की। 1519 से 1526 तक इसने भारत पर 5 बार आक्रमण किए। 1526 ईस्वी में इसने पानीपत के मैदान में इब्राहिम लोदी को हराकर मुगल साम्राज्य की नींव डाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस एक का श्रेय शाहजहां के राज्यकाल को दिया जा सकता है? तो शाहजहां ने आगरे के किले में मोती मस्जिद का निर्माण, दिल्ली में जामा मस्जिद का निर्माण, व दिल्ली के लाल किले में रंग महल का निर्माण, तो इन तीनों का निर्माण करवाया था, मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड रंग महल का। शेर शाह सूरी ने हुमायूं द्वारा निर्मित दीन पनाह को तुड़वाकर उसके ध्वंसावशेषों से दिल्ली में पुराने किले का निर्माण करवाया और पुराने किले में किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। किला एक कुहना नामक मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेर शाह सूरी ने। और इन तीनों का मोती मस्जिद, जामा मस्जिद एंड रंग महल का निर्माण शाहजहां ने करवाया था। सो राइट ऑप्शन ई हो जाएगा। नेक्स्ट, हुमायूं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? कनौज की हार के बाद उसे ईरान के शाह के दरबार में शरण मिली थी, ये सही है। 1555 में दिल्ली पर फिर से अधिकार कर लिया, ये भी सही है। इसकी मृत्यु पुस्तकालय की सीढ़ी से गिरने से हुई, ये भी सही है। इसका मकबरा अकबर ने बनवाया था, नहीं, ये गलत है। सो इसमें से सही कौन सा नहीं है? डी, राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। 1555 में हुमायूं की मृत्यु के बाद उसकी प्रिय पत्नी ने किले के निकट उसका मकबरा बनवाया, जो उत्तर भारत की स्थापना शैली में एक नए दौर की शुरुआत का सूचक है। तो उसकी पत्नी ने उसका मकबरा बनवाया था। बाबर की मृत्यु के पश्चात हुमायूं ने 29 दिसंबर 1530 में भारत की राजगद्दी संभाली। शेर शाह सूरी ने हुमायूं को बेलग्राम के युद्ध में पराजित किया और उसे निर्वासित होकर जाना पड़ा। नेक्स्ट, शेर शाह और अकबर के बीच भू राजस्व प्रशासन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति संबंधित था? तो वह टोडरमल था, राइट ऑप्शन डी होगा। भू राजस्व प्रशासन की कड़ी के रूप में शेर शाह और अकबर के बीच टोडरमल था, जिसने अब पहले शेर शाह के दरबार में काम किया था, बाद में अकबर के दरबार में नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट, फर-ए-इजदी दिव्य प्रकाश नामक अवधारणा, जिसका अर्थ है राजस्वी सत्ता भगवान से निकलने वाली रोशनी है और सूर्य से निकलने वाली एक किरण है, दी गई है। किसके द्वारा दी गई है? तो ये अबुल फजल के द्वारा दी गई है, राइट ऑप्शन डी है। अकबर के धार्मिक विचारों और उसकी आधिपत्य की अवधारणा को उनके जीवनीकार अबुल फजल ने विस्तार से वर्णित किया है। अबुल फजल ने अकबरनामा और आईने अकबरी जैसे प्रसिद्ध पुस्तक की रचना की। अबुल फजल अकबर के नवरत्नों में एक था। सन 1602 में जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला द्वारा इनकी हत्या करवा दी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? तो मराठा भू राजस्व से संबंधित है, राइट ऑप्शन बी होगा। मराठा काल में सरंजामी प्रथा भू राजस्व से संबंधित थी। इस काल में मराठा जमींदारों को सरंजामी भूमि उनके निर्वहन के लिए दी जाती थी। नेक्स्ट, अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज्य को रुहमा कहा है? तो पाल वंश के समय अरब व्यापारी सुलेमान ने भारत की यात्रा की।
उसने पाल राज को रुहमा या धर्म यानी धर्मपाल का संक्षिप्त रूप कहा। तो सही ऑप्शन हो जाएगा इसमें ए। अरब व्यापारी सुलेमान ने किस राज को रुहमा कहा है? पाल राज को रुहमा कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संत रक्षित और दीपांकर अतीश कौन थे? तो वो बौद्ध विद्वान थे। राइट ऑप्शन ए है। पाल शासकों के तिब्बत के साथ घनिष्ठ सांस्कृतिक संबंध थे। संत रक्षित और दीपांकर जैसे बौद्ध विद्वानों को तिब्बत में आमंत्रित किया गया और उन्होंने वहां बौद्ध धर्म के नए रूप का प्रचार किया। नेक्स्ट, चोल साम्राज्य में प्रचलित गिल्ड किससे संबंधित था? तो व्यापारिक श्रेणियां हुआ करती थी। राइट ऑप्शन बी होगा। चोल साम्राज्य में व्यापार वाणिज्य खूब फल फूल रहे थे और व्यापारियों की कुछ बड़ी बड़ी श्रेणियां थी जिन्हें गिल्ड कहते थे। यह श्रेणियां मुख्य रूप से जावा व सुमात्रा के साथ व्यापार करने के लिए जानी जाती थी। नेक्स्ट, चंदावर का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था? तो वो जयचंद व मोहम्मद बिन शाम के बीच लड़ा गया था। राइट ऑप्शन ए होगा। 1192 में मोहम्मद बिन शाम ने तराइन की लड़ाई लड़ी और वापस गजनी लौट गया तथा अपने विश्वस्त गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत का जीता हुआ राज सौंप दिया। परंतु 1194 में कनौज के निकट चंदावर नामक स्थान पर जयचंद से युद्ध किया। इसमें जयचंद की हार हुई। नेक्स्ट, विजयनगर साम्राज्य का संघातिक प्रहार किस युद्ध में हुआ? तो तालीकोटा, 1565 के तालीकोटा में। राइट ऑप्शन ए होगा। तालीकोटा का युद्ध 23 जनवरी 1565 को दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच लड़ा गया था। यह लड़ाई राक्षस तांगड़ी नामक गांव के नज़दीक लड़ी गई थी। इस युद्ध में विजयनगर की हार हुई। इस युद्ध के बाद विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान को उलुग खां के नाम से जाना जाता था? तो मोहम्मद तुगलक को उलुग खां के नाम से जाना जाता था। राइट ऑप्शन बी है। नेक्स्ट, तुगलक राजवंश की स्थापना की थी, किसने की थी? तो गाजी मलिक ने की थी, यानी गियासुद्दीन तुगलक ने। राइट ऑप्शन सी होगा। 1320 में गियासुद्दीन तुगलक ने तुगलक राजवंश की स्थापना की जो 1412 तक चलता रहा। तुगलक राजवंश का प्रथम शासक गियासुद्दीन तुगलक था। इसके बाद क्रमशः मोहम्मद बिन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक आते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक ने उत्तर और दक्षिण भारत दोनों को प्रत्यक्ष रूप से अपने अधीन करना चाहा, जिस कारण सल्तनत में विद्रोहों की शुरुआत हो गई। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा शासक था जिसने भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया? तो अलाउद्दीन खिलजी था। राइट ऑप्शन सी होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने दोआब क्षेत्र में भू राजस्व को कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। इसके साथ साथ मोहम्मद बिन तुगलक भी कृषि उपज का आधा हिस्सा तय किया। इस प्रकार भारतीय इतिहास में यही दो शासक हुए जिन्होंने कृषि पर 50% यानी 1/2 कर लगाया, जबकि अन्य सभी शासक 1/3 या 1/4 कर लगाते थे। यहाँ पे सी नहीं होगा। मोहम्मद बिन तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी दोनों ने 50% कर लगाया था। सो राइट ऑप्शन यहाँ पे सी ना होकर के ई हो जाएगा। नेक्स्ट, बहमनी राज्य की स्थापना किसने की थी? तो अलाउद्दीन हसन बहमनी ने की थी। राइट ऑप्शन बी होगा। 1347 में बहमनी राज्य की स्थापना एक अफगान व्यक्ति ने की थी जिसका नाम अलाउद्दीन हसन था। वह भारत में गंगू नाम के एक ब्राह्मण की सेवा करता था, इसलिए उसे हसन गंगू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट, सजदा और पैबोस की रस्म दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने आरंभ की थी? तो बलबन ने किया था आरंभ। राइट ऑप्शन बी होगा। अमीरों पर नियंत्रण के लिए बलबन ने सजदा व पैबोस रस्म की शुरुआत की, जिसमें सजदा राजा को दंडवत प्रणाम करना व पैबोस राजा के कदम चूमना होता था। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने रक्त व लौह की नीति अपनाई? तो बलबन ने अपनाई थी। दिल्ली व दोआब के इलाकों में उपद्रव व विद्रोहों से निपटने के लिए बलबन ने खून व फौलाद की नीति अपनाई, यानी रक्त व लौह की नीति अपनाई। बलबन अपना उत्तराधिकारी अपने बड़े पुत्र मोहम्मद को बनाना चाहता था, किंतु वह उत्तर पश्चिमी भारत में मंगोलों के हमले में मारा गया। मोहम्मद के मरने के बाद बलबन काफ़ी दुखी हुआ, इसका हौसला टूट गया। नेक्स्ट, मध्यकालीन भारत के किस फारसी लेखक को नायक का खिताब दिया गया था? तो अमीर खुसरो को दिया गया था। राइट ऑप्शन ए है। अमीर खुसरो का जन्म 1252 में पटियाली, उत्तर प्रदेश के बदायूं के पटियाली में हुआ था। इन्हें भारतीय होने पर गर्व था। यह एक कुशल संगीतज्ञ थे और निजामुद्दीन औलिया की सभा में भाग लेते थे। इन्हें नायक के नाम से भी जाना जाता था। तो डियर बीपीएससी एस्पिरेंट्स, ये रहा
पटना के परफेक्शन IAS के टेस्ट सीरीज़ के टेस्ट 1 के हिंदी मीडियम के क्वेश्चन का डिस्कशन। आप बने रहिए इस चैनल के साथ। मिलते हैं किसी दूसरे मीडियम में किसी दूसरे टेस्ट के क्वेश्चन के डिस्कशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।